Hello everyone, this is Kajal Jain. Today we discuss the remaining terms of chapter 2 basic accounting terms. ठीक है, ये इसका पार्ट 3 है और इसके अंदर आपका जो सारा का सारा टॉपिक्स है वो कवर हो गए हैं. ओके, मतलब इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारी कुछ 15-16 टर्म्स है जो बचती है. ठीक है, वो हम इस वीडियो में करेंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आए, वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन वीडियोस को देखकर इनके नोट्स बनाओ. ठीक है, नोट्स बना के आपको उन्हें लर्न करना शुरू करना है, उन्हें समझ के हर एक टर्म्स लिखनी है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये बेस है 11th का. क्योंकि आप अगर 11th का बेस स्ट्रॉन्ग करोगे देन आप 12th का अकाउंट्स भी अच्छे से समझ सकोगे एंड देन आगे आपका अकाउंट्स में करियर बन सकता है. सो ये जो बेसिक टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना. तो आज हम बची हुई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेएबल क्या होते हैं, कॉस्ट जो हम बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है अकाउंटेंसी में, वाउचर क्या होते हैं, डिस्काउंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, स्टोर्स, टर्नओवर, लाइव स्टॉक एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन सभी टर्म्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली टर्म हमारी आती है ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर जिनको हम बोलते हैं डेटर्स. डेटर्स मैंने आपको पहले बताए थे. डेटर्स को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं, डेटर्स होते हैं हमारे देनदार. ठीक है, जो हमें पैसे देते हैं, हमारे डेटर्स. तो डेटर्स एक तरीके से हमारी एसेट्स होती है. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमें पैसे मिलते हैं ना, ये हमें पैसे देने वाले होते हैं, रिसीवेबल्स. तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं. इट मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स. इसका मतलब है वो अमाउंट जो हमें गुड्स को सेल करने पे मिलती है. इट मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज गिवन बाय द कंपनी. जो भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस ने कोई भी अपनी गुड्स या अपनी सर्विसेज कस्टमर को दी है, कस्टमर को प्रोवाइड की है, उससे जो हमें अमाउंट रिसीव होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल एक वाइड टर्म है. अगर हम देखा जाए अकाउंट्स की लैंग्वेज में, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है. मतलब यही है कि अमाउंट जो हमें सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर मिलती है. ठीक है, लेकिन इसको दो तरीके से यूज़ किया जाता है. एक होते हैं डेटर्स और एक होते हैं बिल रिसीवेबल. डेटर्स कौन होंगे? जो हमें कैश देंगे, जो भी हमने गुड्स सेल की है उसके बदले में हमें क्या देंगे, कैश. और ऐसे कस्टमर जिनको हमने एक बिल लिख कर दे दिया, जिनको हमने एक बिल लिख कर दे दिया हमारी अमाउंट का, वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मिला के डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेड रिसीवेबल. तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेटर्स क्या होता है. डेटर्स के अंदर वो सभी कस्टमर इंक्लूड होते हैं टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको भी हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल की हैं एंड जहाँ से हमें पेमेंट नहीं मिली एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव ऑन दैम, जहाँ से हमने उधार पे माल देना. ठीक है, जिनको हम गुड्स उधार पे दे देते हैं, क्रेडिट पे दे देते हैं और जहाँ से पेमेंट नहीं मिलती उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेटर्स को हम करंट एसेट मानते हैं. करंट एसेट टर्म हम पढ़ चुके हैं. क्या था करंट एसेट टर्म? अगर हम एक बार रिवाइज करें, करंट एसेट्स होती है वो सारी की सारी एसेट्स जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड करंट एसेट. ठीक है, जैसे कि हमारा स्टॉक को सेल करके हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि डेटर्स को हम क्या करेंगे, डेटर्स जो है हमारे वो हमें कैश पे कर देंगे, अपनी पेमेंट जो है जो उन्होंने गुड्स क्रेडिट पर ली है उसकी वो पेमेंट कर देंगे. देन वो हमारे करंट एसेट्स होंगे क्योंकि हम डेटर्स को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम करंट एसेट के तरीके से कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट आते हैं बिल रिसीवेबल.
बिल रिसीवेबल क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बिल जो एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? एक सेलर और एक कस्टमर, दो चीज़ें होती है, एक होता है सेलर और एक होता है कस्टमर। सेलर और कस्टमर के बीच में बिल का एक्सचेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ बिल रिसीवेबल, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है मतलब एक बिल है, ठीक है। अब वो जो बिल होगा वो एक टाइम पे BR होगा मतलब बिल रिसीवेबल होगा, और एक टाइम पे बिल पेबल भी होगा, ठीक है। देखो, जिसने भी बिल पे करना है उसके लिए वो बिल क्या होगा? बिल पेबल, और जिसको वो बिल रिसीव होगा वो क्या होगा? बिल रिसीवेबल। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ बिल रिसीवेबल व्हेन द पर्सन हु ड्रॉ इट, ड्रॉ मतलब जिसने वो बिल लिखा, जिसने वो बिल लिखा ऑन अ डेटर, डेटर मतलब एक डेटर पर, एक ऐसे कस्टमर पर जिसने हमें पेमेंट नहीं की और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट, कि जितनी अमाउंट उसमें लिखी है वो उसे पे करेगा टू द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिस पर्सन का नाम बिल के अंदर मेंशन होगा, जिसका बिल में मेंशन होगा नाम, उसी को पेमेंट जाएगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, और एक पर्टिकुलर पीरियड उसे दिया जाएगा, जिससे कुछ महीने का टाइम, कुछ हफ्तों का टाइम, 1 ईयर का टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड उसे दिया जाता है कि इस पीरियड के अंदर अंदर उस डेटर को, एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी ही करनी है। तो वो क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल उसके लिए होता है जिसको पेमेंट मिलेगी, मतलब लिखने वाले को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। एक जो बिल होता है जिसने वो बिल लिखा है, ठीक है, उसके लिए वो क्या है? बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसे वो बिल रिसीव होगा, ठीक है। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस ने एक बिल लिखकर अपने डेटर को दे दिया, ठीक है, अपने डेटर को दे दिया, वो डेटर उसको क्या करेगा? बिल पे करेगा, तो वो क्या हुआ? बिल पेबल। और जिसने वो बिल लिखा है वो क्या होगा? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को अकाउंट्स में हर जगह BR लिखा जाता है, बिल रिसीवेबल पूरा का पूरा मेंशन नहीं होता। आ गया समझ में? तो ट्रेड रिसीवेबल हमारी फर्स्ट टर्म जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रेड रिसीवेबल में वो सभी कस्टमर्स इंक्लूड होते हैं जो एक कंपनी से गुड्स या सर्विसेज ले लेते हैं ऑन क्रेडिट, जिसकी पेमेंट नहीं करते, जिसकी पेमेंट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर वो पेमेंट कैश में चल रही है दैट इज़ वो डेटर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने हमें कैश दे दिया दैट इज़ डेटर्स हमारे बन गए हैं। बिल रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनके ऊपर जो ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर मतलब बिल लिखने वाला, बिल लिखने वाला बिल रिसीवेबल बन जाता है जब वो एक डेटर के ऊपर बिल लिखता है और उस डेटर को एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पे करनी ही करनी होती है, दैट इज़ बिल रिसीवेबल। आगे समझ में? तो ट्रेड रिसीवेबल दो टर्म से मिलके बनता है, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वही सेम टू सेम ट्रेड पेबल होता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया। आगे हम करेंगे ट्रेड पेबल। यस, ट्रेड पेबल क्या होता है? ठीक है, ट्रेड पेबल्स को हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। तो ट्रेड पेबल का मतलब वो उल्टा हो जाता है, इट मीन्स द अमाउंट पेबल ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स कि वो अमाउंट जो बिजनेस ने टेक इन की है, टेक इन मतलब बिजनेस ने ली है। अगर बिजनेस गुड्स खरीद रहा है, सर्विसेज ले रहा है किसी पर्टिकुलर सप्लायर से, किसी पर्टिकुलर अनदर कंपनी से, और उसकी पेमेंट अभी बिजनेस ने नहीं की, तो बिजनेस के लिए जो वो दूसरे सप्लायर्स होंगे वो कौन हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन होते हैं? लेनदार, जिनको हमें पेमेंट करनी है, तो वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। मतलब हमने किसी से गुड्स ले ली, परचेज़ कर ली, और अभी हमने उनको पेमेंट नहीं दी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन थे? एक बार रिमाइंड करो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। डेटर्स क्या थे? ऐसे कस्टमर जो हमसे गुड्स खरीद कर लेकर गए हैं, ठीक है, और उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की, इट मीन्स वो हमें पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है हमने किसी से गुड्स खरीदी
और हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब हमें उसको पे करना है। तो वो लोग हमारे लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। वो हमारे लेनदार हो जाएंगे जो हमसे पेमेंट लेंगे। ठीक है, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, इन तीनों टर्म्स का मीनिंग सेम ही है, लेने वाले, जिन्हें हम जिनसे जो हमसे पेमेंट लेंगे। ठीक है, जिनको हमें पेमेंट देनी है। अब आगे तो क्रेडिटर्स जो है वो कौन हुए? कैश वाली टर्म्स, जिसमें कैश की टर्म का यूज़ होगा, वो कौन होंगे? क्रेडिटर्स। ऐसे सप्लायर्स हु हैड सप्लाई गुड्स, जिन्होंने गुड्स सप्लाई कर दी ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस, इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ऐसे सप्लायर्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे क्रेडिटर्स, जिनको अभी हमने पेमेंट नहीं की। ठीक है, और जैसे डेटर्स जो थे वो हमारे लिए क्या थे? करंट एसेट। ऐसे ही क्रेडिटर्स जो है उनको हम काउंट करते हैं एज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इनको हम करंट लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि हम इनको कुछ टाइम में पेमेंट कर देंगे और वो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आते हैं बिल पेएबल, द सेम थिंग। बिल रिसीवेबल कौन होता है? जिसने बिल लिखा है, और जिसके ऊपर बिल लिखा गया है वो कौन होता है? बिल पेएबल। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ बिल पेएबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पेएबल कब बनेगा? फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड, ऐसा पर्सन जिसने उसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बिल पेएबल। और जो भी अमाउंट उसके अंदर लिखी होगी, इन सच अ बिल इज पेएबल एट अ स्पेसिफाइड डेट, वो उसे उस स्पेसिफाइड डेट पर पे कर देगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स और बिल पेएबल समझ में आ गया कि क्रेडिटर्स क्या थे और बिल पेएबल क्या थे? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना किसी को भी? डेटर्स और क्रेडिटर्स याद रखो। डेटर्स मतलब जिनसे हमें पेमेंट लेनी है। अपने आप को एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो डेटर्स कौन से होंगे? जिनसे हमें पेमेंट लेनी है। ठीक है, जो हमें पैसे देंगे, डेटर, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पेमेंट करनी है, वो क्या होंगे हमारे लिए? क्रेडिटर्स। ठीक है, जैसे कि राम हमारा एक कस्टमर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक कस्टमर है राम हमसे क्या लेके गया? हमारी कोई क्लॉथ की शॉप है, हमारा क्लॉथ का बिज़नेस है एक, वो हमसे 10,000 के कपड़े लेकर चला गया और उसने हमें पेमेंट नहीं की, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। ठीक है, तो राम हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। ऐसे ही जहाँ से हम माल मंगवाते हैं, अब माल कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, जहाँ से गुड्स हम मंगवा रहे हैं, वो सप्लायर है हमारा सप्लायर मान लेते हैं, कोई भी सप्लायर का नाम ले लो, RK कोई सप्लायर है हमारा। ठीक है, देखो अब राम हमारा क्या बन गया? राम हमारा एक कस्टमर था जो कि हमारा बन गया डेटर। वो हमारा कस्टमर था ना, वो हमारा क्या बन गया? डेटर। ठीक है, अब हमारा सप्लायर है जिनसे हम अपनी गुड्स को मंगवाते हैं, तो वो कौन है? हमारा सप्लायर। हमारा सप्लायर है RK है सप्लायर, उससे हम अपने सारे गुड्स मंगवाते हैं। उसको अभी हमने पेमेंट नहीं की है, हमने गुड्स ले ली, हम उसको सेल भी करें, लेकिन अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की, तो वो RK हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। ठीक है, समझ में आ गया कि डेटर कौन बनेगा और क्रेडिटर कौन बनेगा? डेटर होता है जिनसे हमें पैसे लेने हैं, वो हमारे डेटर होते हैं। क्रेडिटर होते हैं जिनको हमें पैसे देने हैं, वो क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कोस्ट, कि कोस्ट क्या होती है। ठीक है, कोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में सिंपल मीनिंग अगर हम कोस्ट का देखें, तो कोस्ट का मतलब होता है कीमत। कोस्ट क्या होती है? कीमत। ठीक है, तो कोस्ट का मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसके एक्सचेंज पर हमें कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज मिलती है। ठीक है, हमें मान लो कोई क्लॉथ, जैसे अब हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, हमारा क्लॉथ डीलर, क्लॉथ लेने जाएंगे तो हमें कुछ पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। जैसे कि हमने 10,000 की क्लॉथ्स खरीदे थे, 10,000 की हमने गुड्स खरीदी, या 10,000 की कोई भी चीज़ हमने खरीदी, तो 10,000 क्या है? उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट भी दो टाइप से होती है, एक होती है एक्चुअल कॉस्ट और एक होती है नॉशनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। दिस इन्वॉल्व्स अ कैश आउटले, जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। जैसे हम जो है 10 रुपये का, फॉर एग्जांपल हम 10 रुपीज़ का एक पेन लेकर आए, तो 10 रुपीज़ जो है उसकी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट।
तो वो इसकी क्या हो गई, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, नोशनल कॉस्ट क्या होता है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। वैसे नोशनल का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें ना, तो नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक नोशनल का मीनिंग। ठीक है, मतलब ऐसी कॉस्ट जो काल्पनिक होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, जिसके अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, हम बस मान के चलते हैं कि ये भी एक कॉस्ट थी। जैसे कि हम अपनी खुद की फैक्ट्री में कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसका रेंट, मतलब हम उसे रेंट पे भी तो दे सकते थे ना, लेकिन हम खुद उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उसका रेंट था, वो हमने माना कि वो रेंट हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हम खुद उसके अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उसका जो रेंट होगा ना, वो हमारे लिए नोशनल कॉस्ट हो जाएगी। मतलब वो काल्पनिक कॉस्ट होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। वैसे हमारी यही कॉस्ट यूज़ होगी अकाउंटेंसी में। एक्चुअल कॉस्ट इज़ द रियल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? Voucher, it is a document which provide authorization to pay and on the basis of which transactions are recorded in the books of account. Vouchers का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट which provide authorization to pay and मतलब वाउचर एक सबूत है, ये लगा लो कि कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसका प्रूफ क्या होता है? वाउचर। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रूफ of any transaction। आई थिंक राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, तो समझ लेना। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ वो क्या होता है? वाउचर। ठीक है, अगर हमारे पास वाउचर है, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, तो हमारे पास पावर है कि हाँ, ये इस इंसान को हमारे पैसे पे करने ही करने हैं, या हमें किसी के पैसे पे करने ही करने हैं। ठीक है, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस जो होती है वो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट वाउचर होता है। जैसे कि अगर हमने सेल की है तो सेल का एक अलग वाउचर बनेगा, परचेज़ के अलग वाउचर्स होंगे, हमने कोई सैलरी पे की है, दैट इज़ अलग वाउचर। तो एक सेपरेट वाउचर होता है हर एक ट्रांजैक्शन का। और उस वाउचर के ऊपर क्या क्या होता है? इट स्पेसिफाई द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। मतलब हमने पढ़ा था ना कि अकाउंट टी शेप अकाउंट होता है, उसके लेफ़्ट साइड क्या होता है? डेबिट, और उसके राइट साइड क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट डेबिट में आएगी और कितनी अमाउंट क्रेडिट में आएगी, वो सब कुछ वाउचर में लिखा होता है। ठीक है, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। और इसको प्रिपेयर कौन करते हैं? अकाउंटेंट्स। और हर एक वाउचर का एक नंबर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है हर वाउचर का, और फिर उसको काउंटर साइन किया जाता है एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, मतलब जिसके पास पावर होती है कंपनी की, फर्म की, बिजनेस की, वो उस वाउचर पर साइन करता है। ठीक है, तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अलग वाउचर होता है, और वाउचर के अंदर ये मेंशन होता है कि कितनी अमाउंट डेबिट साइड आएगी और कितनी अमाउंट क्रेडिट साइड आएगी। अब वो डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे। और ये एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। हर वाउचर का अपना एक नंबर होता है और उसको एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया वाउचर। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट को अगर हम हिंदी में लिखें तो डिस्काउंट मतलब छूट। जब हमें किसी चीज़ पर कोई छूट मिल जाए, कोई डिस्काउंट, तो इट इज़ अ रिबेट। रिबेट मतलब ऐसी कोई डिस्काउंट या कोई भी अलाउंस हमें मिल गया जो सेलर देता है। कौन देता है? ये सेलर, गिवन बाय सेलर टू द बायर। बायर को देगा सेलर। ठीक है, ये जो होता है ये दो टाइप से होता है। सबसे पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी शॉप पर जाते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट पसंद आया हमें, हम MRP देखते हैं, MRP उसका बहुत ज़्यादा होता है ना, और फिर हम सेलर से पूछते हैं कि इसकी जो है वो कॉस्ट बताओ कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। तो मान लेते हैं वो जो है ना प्रोडक्ट, वो हमारा कुछ 1399 कुछ इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। लेकिन जब हमने वो सेलर से पूछा तो सेलर ने हमें उसकी अमाउंट बताई 1100। ठीक है, इसका मतलब उसने हमें बिना कहे एट द रेट किसी कैटलॉग, किसी प्राइस के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया, है ना। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउ बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स का जो कैटलॉग प्राइस होता है, मतलब जो गुड्स का MRP होता है, उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज पे
जब सेलर कस्टमर को गुड्स देता है, ठीक है, एक फिक्स्ड परसेंटेज, मतलब कि 10%, 20%, मतलब वो उतना कम कर ही देगा, ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज पे वो जब गुड्स प्रोवाइड करे कस्टमर को तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ऐसे डिस्काउंट को अकाउंट्स और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और इसका पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज़ द सेल, है ना। हम डिस्काउंट, अगर ऐसा डिस्काउंट दे रहे हैं कि हम एमआरपी से डायरेक्ट कम प्राइस पे दे रहे हैं तो हमारी सेल बढ़ेगी, तो सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड जो डिस्काउंट आता है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट हम कैसे देते हैं? मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने हमसे गुड्स लिया और उसने हमसे जैसे 20,000 की गुड्स ले ली हमारी, ठीक है, और वो उसने बोला कि मैं आपको 1 मंथ में इसकी पेमेंट करूँगा। उसने 1 मंथ का टाइम ले लिया कि 1 मंथ में हम 20,000 आपको पे कर देंगे। लेकिन जो सेलर है, सेलर ने बोला कि अगर आप 15 डेज़ में मुझे पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूँगा और आप 18,000 ही पे कर दो। अगर आप 15 डेज़ में करोगे तो मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। 1 मंथ की बजाय अगर आप 15 डेज़ में पेमेंट कर दोगे तो आप 18,000 ही पे कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है 20,000 पे करने की। तो जो उसको 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला ना, दैट इज़ द कैश डिस्काउंट। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जल्दी पेमेंट करवाने के लिए हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। व्हेन डिस्काउंट इज़ गिवन टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जब हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जिससे कि हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है इसमें। जैसे कि एक सेलर ने 2% डिस्काउंट दे दिया फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, कि एक वीक में हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए, तो हम उसे क्या बोल देंगे? कैश डिस्काउंट। और ये इसका पर्पस क्या होता है? ताकि हमें जल्दी जल्दी पेमेंट्स मिल जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट समझ में आ गया। डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी रिबेट, कोई भी अलाउंस जो सेलर बायर को देता है। ये 2 टाइप से होता है। कौन कौन से 2 टाइप थे? फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब सेलर कस्टमर को दे रहा है एक फ़िक्स प्राइस पर, और इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते। इसका पर्पस होता है सेल को बढ़ाना। कैश डिस्काउंट होता है जब हम पेमेंट जल्दी रिसीव करने के लिए कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर दे कस्टमर को, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे सेलर ने 2% डिस्काउंट दिया, अगर विद इन अ वीक हमारे पास पेमेंट आ गई तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये आई थिंक सब ने ही सुन रखा होगा, सब ने ही सुना होगा जीएसटी क्या होता है। अब ये जीएसटी टर्म क्या होती क्या एक्चुअल में, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, बहुत सारे टाइप के टैक्स होते थे, उन सभी को मर्ज कर दिया और एक सिंगल टैक्स बना दिया, और जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। मतलब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर, जिसको कि हमने क्या बोल दिया? दैट इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस टाइम तो हम उसको पे करते हैं, मतलब सारे सेलर उसे पे करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। और जब उसको सेल कर रहे होते हैं वो कस्टमर से, तो उस टाइम वो कस्टमर से वो जीएसटी ले लेते हैं, मतलब कि कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब परचेज़ के टाइम पे वो पे करते हैं खुद, और सेल के टाइम पे उसे कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी टर्म है। नेक्स्ट आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होते हैं? बैड डेट्स का मतलब होता है जो अमाउंट हमारी डूब जाती है। हमने पढ़े थे ना डेटर्स, हमने डेटर्स पढ़े थे। डेटर्स क्या थे हमारे? डेटर्स क्या थे? जिनसे हमें पैसे लेने हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं राम हमारा एक डेटर है, ठीक है। उसने हमसे 10,000 रुपये की गुड्स ली थी। 10,000 रुपये की उसने हमसे गुड्स ली। एक मिनट, उसने हमसे 10,000 रुपीज़ की गुड्स ली और उसने हमें पेमेंट नहीं की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर भी उसने हमसे पेमेंट नहीं की। हमारे पास उसके थ्रू से पेमेंट आई ही नहीं, पेमेंट ही नहीं आई। इसका मतलब जो ये 10,000 रुपीज़ थे हमारे, वो क्या बन जाते हैं? हमारे बैड डेट्स। वो हमारे डूब गए, हमें पेमेंट मिली ही नहीं, तो वो हमारे क्या हो गए? बैड डेट्स। और अगर मान लेते हैं आफ्टर 2-3 ईयर्स इन 10,000 में से उसने हमें 8,000 की पेमेंट कर दी,
उसने सोचा कि चलो 8,000 तो पे कर ही देता हूँ, ठीक है, क्यों किसी की उधारी रखनी। तो उस 8,000 को हम क्या बोलते हैं फिर, बैड डेट्स। उसे हम डेटर्स नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। ध्यान रखना, क्योंकि हम उन्हें एक बार 10,000 वालों को बैड डेट्स मान चुके हैं। हमने हमारी बुक्स में लिख दिया कि हमारे बैड डेट्स हो गए हैं 10,000। उसके बाद अगर कुछ टाइम बाद वो पेमेंट आ भी गई ना, तो हम उन्हें डेटर्स के थ्रू से डेटर्स को कम नहीं करेंगे, हम बैड डेट्स रिकवर के नाम से 8,000 डालेंगे और फिर हमारा 2,000 बैड डेट्स में चला जाएगा, ठीक है। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऐसी अमाउंट जो डेटर्स से नहीं मिलती उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स, और ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक लॉस, ठीक है, इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। 8th टर्म आती है हमारी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना। कहते हैं ना उसका तो दिवालिया निकल गया, दिवालिया वर्ड सुना है। एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर मान लो कि कोई कंगाल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि इसका तो दिवालिया निकल गया, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। एक ऐसा पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू पे ऑफ हिज डेट्स और लाइबिलिटी, जो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता, जो अपनी उधारी नहीं चुका सकता, जो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन होगा, इसका उल्टा, एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर दे, उसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था रिवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, है ना, कि रिवेन्यू जो होता है, इनकम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इनकम क्या होती है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो वहाँ पे जो ये रिवेन्यू वर्ड था ये क्या था, रिवेन्यू मतलब कि हमने कितना कमाया। इट मीन्स एनी इनकम, वो इनकम फ्रॉम एनी रेगुलर और रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब क्या होते हैं, बार बार होना, किसी चीज़ का बार बार होना बोलते हैं रीअकरिंग, ठीक है। ऐसे सोर्सेज, मतलब जैसे हम सेल करते हैं वो हमारी डेली होती है। मान लो हमारी कोई शूज़ की कोई ऐसे हमारा पूरा शोरूम है, उधर से हमारी सेल हो रही है, तो वो हमारी क्या है, रीअकरिंग सोर्स है, ठीक है। ऐसी इनकम जो हमारे रेगुलर सोर्स से आए, इट इंक्लूड्स द मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचने से जो मनी आती है, इट रेफर्स टू डे अर्निंग ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो डेली कमा रहा है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू, जो उसकी डेली इनकम होती है, डेली जो उसकी अर्निंग होती है, नॉट इनकम, ठीक है। तो हम इसको डेली इनकम नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे कि डेली उसकी कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। डेली अर्निंग को बोलते हैं क्या, रिवेन्यू। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रेंट। अब जैसे सिर्फ और सिर्फ गुड्स हमने बेची है, तो सिर्फ वो चीज़ अर्निंग नहीं होता, रिवेन्यू नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिवेन्यू। रिवेन्यू थोड़ा सा वाइड है। रिवेन्यू के अंदर मान लो हमें रेंट मिला, हमने कोई अपनी फैक्ट्री रेंट पे दी हुई थी, तो वो भी इंक्लूड होता है। हमें कमीशन मिला, वो भी इंक्लूड होता है। हमें इंटरेस्ट मिला, जैसे हमारे पैसे वगैरह हमने दिए हुए थे किसी को इंटरेस्ट पे, तो वो इंटरेस्ट मिलना, मतलब कहीं से भी पैसे आना, दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू, ठीक है। फ्रॉम एनीथिंग, आपको गुड्स बेची आपने, रेंट आया, सैलरी आई, कोई भी चीज़ आई, उससे रिवेन्यू, उससे जो अर्निंग होती है उसको बोलते हैं रिवेन्यू। उसके बाद एक टर्म आती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या होता है, वो रिवेन्यू जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब सेल और परचेज। ऐसी रिवेन्यू जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आती है, ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेल और परचेज, ओनली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। इट इज़ अ रिवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी अर्निंग जो एक बिज़नेस को मिल रही है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, चाहे वो गुड्स से मिले, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो। लेकिन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है वो सारी रिवेन्यू जो हमें गुड्स या फिर सेल, मतलब जिस चीज़ का भी हमारा बिजनेस है उस बिज़नेस के थ्रू आए, उस बिज़नेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आए, उसे हम बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 12th टर्म है हमारी स्टोर्स। स्टोर्स क्या होते हैं,
स्टोर्स का मतलब है द मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन इन द बिजनेस। स्टोर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सारी चीज़ें, ऐसा सारा मटेरियल जो बिज़नेस ने अपने कंजप्शन के लिए रखा है, जो बिज़नेस ने सेल नहीं करना। ठीक है, जैसे होते हैं ना हमारे जैसे हमारा पैकिंग मटेरियल हो गया, जैसे हमारा माल जो है कार्टून्स में जाता है, तो वो कार्टून्स हमारे लिए क्या है, स्टोर। हमारे मशीन के स्पेयर पार्ट्स हो गए जिनको हम सेल नहीं करते, ठीक है, जिनको हम कंजप्शन के पर्पस से हमारे पास रखते हैं, दैट इज़ ऑल दोज थिंग्स कॉल्ड स्टोर। 13th टर्म हमारी आती है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमने कितनी टोटल सेल की है, उसे हम बोलते हैं कि हमारा कितना टर्नओवर है। समझ में आ गया टर्नओवर क्या है? टोटल सेल जो भी हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में की है। 14th टर्म हमारी आती है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव मतलब स्टॉक का मतलब क्या था? गुड्स, जो भी हमारे पास गुड्स है, जो भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हमारी सेल ना हुई हो, उसको बोलते हैं ना स्टॉक। और लाइव का मतलब क्या हुआ? चलता फिरता स्टॉक जो ज़िंदा होता है, जैसे कि एनिमल्स, हमारे पास घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, कैटल्स हैं, इन सभी को हम क्या बोल देंगे? लाइव स्टॉक। मतलब जो हमारे पास डोमेस्टिक पालतू जानवर होते हैं, जो उनको हम एज अ लाइव स्टॉक कंसिडर करते हैं। लास्ट टर्म आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट करना, कहते हैं ना कि कहीं पर पैसे जाओ और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेंड मनी स्पेंड करना आउटसाइड द बिजनेस के कहीं बाहर। अपने बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो एज अ कैपिटल कंसिडर होगा, कि आपने पैसे लगाए तो वो हमारी कैपिटल होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस के बाहर कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करना, कुछ इनकम अर्न करने के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम। जैसे कि हमने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड लगाया हमने इन शेयर्स में लगा दिया। डिबेंचर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है? रिटर्न मिलती है। ये पूरा एक चैप्टर आएगा आपके 12th में शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, तो इतना कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या टर्म आ गई डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है कि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। अब वो शेयर हमने क्यों खरीदे? अब जैसे कि अब बहुत ज़्यादा चल रहा है म्यूचुअल फंड हो गया, बिटकॉइंस हो गया, होते हैं ना बिटकॉइंस, तो सबने सुने होंगे बिटकॉइन, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बिटकॉइन में पैसे लगाते हैं लोग, है ना। तो वो क्यों लगाते हैं? ताकि उनको रिटर्न मिल जाए। अब बिटकॉइन में पैसे लगाना मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। समझ गए? तो वो होगी हमारी इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये 15 टर्म्स आज पढ़ी है इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनको सबको नोट करना है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं हमारे देनदार, जिनसे जो हमें पैसे देंगे, जो हमसे परचेज़ कर लेते हैं ऑन क्रेडिट पर, और वो हमें हमारी पेमेंट कर देंगे बाद में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? एक ऐसे सप्लायर्स, ऐसे लोग जिनसे हमने माल ख़रीदा है और अभी हमने उसको पेमेंट करनी है, वो हमसे पेमेंट लेंगे, उन्हें बोलते हैं ट्रेड पेएबल। कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की, कॉस्ट किसी भी चीज़ को बनाने में जो उसका प्राइस होगा उसकी वो कॉस्ट कहलाएगी। वाउचर होते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके यूज़ से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ये एक प्रूफ होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। डिस्काउंट होता है कि हमने कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को, ठीक है। डिस्काउंट दो टाइप से होता है, एक था ट्रेड डिस्काउंट और एक था कैश डिस्काउंट, ठीक है। जीएसटी क्या होता है? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, जिस टैक्स को हम बोलते हैं जीएसटी। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स का मतलब होता है वो डेटर्स जिनसे हमें पेमेंट नहीं मिली, ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं दी, मतलब हमारे पैसे क्या हो गए? डूब गए, उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। इंसॉल्वेंट होता है एक ऐसा पर्सन जो कि एबल नहीं है, नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकता है। रिवेन्यू क्या होता है? हमारी डेली अर्निंग, जो हम कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग, चाहे वो कहीं से भी हो, नॉट ओनली फ्रॉम बिजनेस, रेंट भी, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, वो हमारे होते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो अर्निंग जो हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमा रहे हो। अर्निंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारा बिजनेस है उससे अगर हम जो चीज़ कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
स्टोर्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने कंजप्शन के लिए रखी है, जिसको हम सेल नहीं करते, विच आर यूज़ फॉर कंजप्शन नॉट फॉर सेल, जिसको हम सेल नहीं करेंगे। टर्नओवर होता है हमारी एक पर्टिकुलर ईयर में हमारी कितनी सेल रही है, टोटल सेल। आफ्टर दैट लाइव स्टॉक होता है कितने हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस में, तो वो हमारे लिए लाइव स्टॉक्स हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने बिज़नेस के बाहर की है, आउटसाइड बिजनेस जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये 15 टर्म्स है जो आज हमने पढ़ी है और ये 15 की 15 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो इस वीडियो के कंप्लीट आपने नोट्स बनाने हैं, इसके जो 2-3 पार्ट्स हैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देखना है और उनके भी नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, 11th का बेस होता है ये। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो इनके सभी के नोट्स प्रिपेयर करोगे आप लोग। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।